नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास जो हम लोग करने वाले हैं वो एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी का हम लोग 150 एमसीक्यू प्रश्न को चैप्टर वाइज चैप्टर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ये जो है आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद आपकी साबित होने वाली है। ये पूरा का पूरा जो है आपका एनसीईआरटी क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर जो है क्लास 6 का ज्योग्राफी से कराने वाले हैं। करीबन इसमें जो है कुल 150 प्रश्न को हम लोग कराने वाले हैं, तो इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। देख सकते हैं कि पहला नंबर है, अध्याय फर्स्ट है, एक में है, चैप्टर नंबर 1 में है कि सौर मंडल में पृथ्वी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो है हमारी पहला टॉपिक जो पहला चैप्टर जो है चैप्टर का नाम है। पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल का केंद्र किसे माना जाता है। सौर मंडल का केंद्र किसे माना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूर्य को जो है सौर मंडल का केंद्र माना जाता है। चलिए इसका डिटेल वर्णन भी देखते हैं, डिटेल वर्णन के साथ लाए हैं। देख सकते हैं यहाँ डिटेल वर्णन दिया हुआ है। विवरण है कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों का बना हुआ है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत बड़ा है तथा यह अत्यधिक गर्म गैसों का ये बना हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 2 है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा स्थान है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही हो जाएगा तीसरा। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का सौर मंडल का तीसरा स्थान है। अगला नंबर देखते हैं। देखिए इसका व्याख्या देख सकते दिया हुआ है कि बुध और शुक्र के बाद पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। बुध और शुक्र के बाद पृथ्वी सूर्य से तीसरे क्रम के स्थान पर आता है पृथ्वी। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है मंगल है, ऑप्शन नंबर बी जो है शुक्र है, ऑप्शन नंबर सी जो है बुध है और ऑप्शन नंबर डी है शनि है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को, इसका वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है, विवरण है कि शुक्र का आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। शुक्र का आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रात के समय आसमान में चमकने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है। रात के समय में आसमान में चमकने वाली सारी वस्तुएं क्या कहलाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खगोलीय पिंड। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खगोलीय पिंड। इसका वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सौर मंडल, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी है नक्षत्र मंडल। अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर सी है आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रह्मांड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। इसका वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के प्रसिद्ध नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के प्रसिद्ध नक्षत्र मंडल है। अगला देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाती है। ध्रुव तारा जो है किस दिशा को दर्शाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिशा। ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, उत्तर दिशा को दर्शाता है। वर्णन देखते हैं। देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, जिससे प्राचीन काल में लोग दिशा का निर्धारण करते थे। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, जिससे प्राचीन काल में लोग दिशा का निर्धारण करते थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा शनि, बृहस्पति और यूरेनस। शनि, बृहस्पति और यूरेनस के चारों ओर जो है छल्ले पाए जाते हैं। ये चारों के चारों ग्रह जो है बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि इन ग्रहों के चारों ओर छोटे छोटे पिंड से बनी प्रणालियों के छल्ले होते हैं। शनि, बृहस्पति और यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है फोबोस। नहीं, ये मंगल का फोबोस जो है, मंगल का फोबोस और डिमोस होता है। जबकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। टाइटन शनि का उपग्रह है। जबकि गैनीमिड जो है ये आपका बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमिड।
वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीली। अंतरिक्ष से देखने पर अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। इसका वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि पृथ्वी की 2/3 सतह पर पानी से ढकी होने के कारण अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढका होने के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट टाइम लगता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड भी आपको दिया होगा, लेकिन लगभग एग्जैक्ट 8 मिनट भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगर इसका वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने पर लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगला नंबर देख सकते हैं, अगला चैप्टर है, अध्याय 2 है ग्लोब अक्षांश व देशांतर। ग्लोब अक्षांश व देशांतर से रिलेटेड जो है, ये जो आपका जो है चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय 2 है ग्लोब की अक्षांश एवं देशांतर से रिलेटेड जो अब आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा नंबर चैप्टर में। दूसरा नंबर चैप्टर का पहला 11वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देशांतर रेखा। ग्लोब पे उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहा जाते हैं, जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है। देख सकते हैं, वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है, या इसी को इक्वेटर भी बोला जाता है। इक्वेटर 0 डिग्री को इक्वेटर विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी के 2 भागों में, ये पृथ्वी को जो है 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को पूरे बांटती है। इसका वर्णन देख सकते हैं, वर्णन देखते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि यह रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में यह बांटती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य भूभाग किस गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भूभाग किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत जो है पूर्ण रूप से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वर्णन देखते हैं, इसका वर्णन दिया हुआ है, देख सकते हैं। वर्णन है कि ग्लोब की स्थिति के अनुसार भारत उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य में स्थित है। ग्लोब की स्थिति के अनुसार भारत उत्तर और पूर्व की मध्य में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मानक कितना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा का मानक डिग्री कितना डिग्री है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री उत्तर। 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तर को जो है कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर, इसका वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया है, वर्णन है कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में, 2 बीच से गुजरती है कर्क रेखा, और भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। एक कर्क रेखा जो है भारत के करीब लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधान मध्याह्न रेखा जिसके प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। प्रधान मध्यांतर रेखा जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, ये कहाँ से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनविच। लंदन के ग्रीनविच से जो है प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन टाइम जो है गुजरता है। अगला नंबर क्वेश्चन, इसका वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि 0 डिग्री
जीरो डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाता है, जो ब्रिटेन के ग्रीनविच से गुजरता है, जो ब्रिटेन के जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या लगभग कितनी है? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या लगभग कितनी है? तो 181 हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 181, कुल अक्षांश रेखा। अगला नंबर, इसका वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि ध्रुव बिंदुओं को मिलाकर विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों तक कुल अक्षांश रेखाएं गिनी जाए तो कुल 181 रेखाएं, कुल 181 रेखाएं, जिसमें ध्रुवों को मिलाकर 2 ध्रुव बिंदु है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बिंदु को मिलाकर 181 रेखा है। लेकिन सिर्फ अगर रेखा पूछ दिया जाए कि कुल कितनी अक्षांश रेखा है तो 179 है, 179 जो है कुल अक्षांश रेखा है। रेखा सिर्फ पूछा जाए तो कुल 197 है, जबकि अक्षांश बोला जाए कि कुल कितने अक्षांश है तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 181 हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है 2 बिंदुओं को भी शामिल करके पूछा गया है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूमता है? पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पे कितने डिग्री घूमता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 15 डिग्री। 1 घंटे में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 15 डिग्री घूमता है। वर्णन देखते हैं, इसका वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अतः 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, क्योंकि 360 को 24 से भाग देने पे एक घंटे बराबर जो है 15 डिग्री टाइम आता है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का मानक समय IST ग्रीनविच समय GMT से कितना आगे है? भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में दिया हुआ है 5.5 घंटा आगे, 5 घंटा 30 मिनट जो है भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच से आगे है। देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। विवरण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामियोत्तर माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी यामियोत्तर को जो है भारत का मानक समय माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कटिबंधों यानी जोन में सबसे अधिक गर्मी किस क्षेत्र में पड़ती है? कटिबंधों में सबसे अधिक गर्मी किस क्षेत्र में पड़ती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा उष्ण कटिबंध में, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका हो जाएगा उष्ण कटिबंध में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है, देख सकते हैं वर्णन की कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में सूर्य की किरणें साल में कम से कम एक बार सीधी पड़ती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की क्षेत्र में सूर्य की किरणें साल भर में कम से कम एक बार सीधी पड़ती है, इसी कारण उष्ण कटिबंध में जो है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विषुवत वृत्त के उत्तर के भाग को क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त के उत्तर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर है उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका देख सकते हैं दिया हुआ, नीचे वर्णन भी दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा के ऊपरी आधे हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखा के ऊपरी आधे वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, जबकि नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अगला नंबर देख सकते हैं, अगला नंबर चैप्टर में हम लोग आ गए हैं। चैप्टर नंबर हम लोग 3 में आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 है पृथ्वी की गति, मोशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की गति से रिलेटेड जो है अब हम लोग जो है प्रश्न को देखने वाले हैं। हम लोग अध्याय नंबर 3 में आ चुके हैं। देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पे किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी जो अपने अक्ष पे जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। अगला नंबर देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वर्णन देखते हैं। वर्णन दिया हुआ है, देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है, विवरण है कि पृथ्वी के इसी घूर्णन के कारण सूर्य पूर्व में उगता हुआ प्रतीत होता है। पृथ्वी के इसी घूर्णन के कारण सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता हुआ प्रतीत होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है।
22 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने को क्या कहते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोटेशन। रोटेशन यानी घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी को अपनी अक्ष पे घूरने को घूर्णन कहा जाता है, रोटेशन। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसका वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। पृथ्वी को अपनी अक्ष पे घूरने को घूर्णन कहा जाता है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की एक स्थिर कक्ष में गति को क्या कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की एक स्थित कक्ष में गति को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिभ्रमण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा परिभ्रमण। अगला नंबर देखते, इसका वर्णन देखते हैं। दिया हुआ है कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 1/4 दिन लगता है। 365 1/4 दिन का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में जो है कुल 366 दिन होते हैं। वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि हर चौथे वर्ष फरवरी माह में एक दिन जुड़ जाता है। हर चौथे वर्ष फरवरी माह में एक दिन जुड़ जाता है क्योंकि अतिरिक्त 6 घंटे मिलकर एक दिन बनाते हैं। क्योंकि अतिरिक्त 6 घंटे मिलकर 1 घंटे बनाते हैं। अगला नंबर देख सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर की 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पे सीधी पड़ती है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पे सीधी पड़ती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा पे। 21 जून की सूर्य की रेखा कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है। वर्णन देखते हैं। इसका वर्णन देख सकते दिया हुआ है। कर्क रेखा इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 22 है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीष्म ऋतु। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। वर्णन देखते हैं। वर्णन है कि इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के सामने झुका होता है जिससे वहाँ गर्मी होती है। ग्रीष्म ऋतु इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सूर्य के सामने झुका होता है जिससे वहाँ गर्मी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विषुव यूनिनॉक्स की स्थिति में सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ती है। विषुव की स्थिति में सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विषुव की स्थिति में सूर्य की लंबवत किरणें जो है विषुवत वृत्त पे पड़ता है। विषुवत वृत्त पे भूमध्य रेखा पे पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन वर्णन इसका देखते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की पूरे पृथ्वी में दिन और रात जो है इक्वल होता है, समान होता है, क्योंकि इस समय जो है सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पे पड़ती है। अगला नंबर 28 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना डिग्री का होता है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना डिग्री का होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 66.5 डिग्री। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण जो होता है 66.5 डिग्री का होता है। वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि पृथ्वी अपने कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कक्षीय तल के साथ जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि उत्तर अयनांत समर सोलिस्टिक किस तिथि को होता है। उत्तर अयनांत समर सोलिस्टिक किस तिथि को होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। उत्तर अयनांत जो है 21 जून को होता है। उत्तर अयनांत इस समय सूर्य जो होती है भारत में होती है। सूर्य की किरणें जो है भारत में आना स्टार्ट हो जाता है। अगला नंबर देख सकते हैं। इसका वर्णन देख सकते हैं कि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून के उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 है कि ऋतु में परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण से होता है।
ऋतु में परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी के परिक्रमण, पृथ्वी के रेवोल्यूशन के कारण होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है पृथ्वी पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते दिया हुआ है। व्याख्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने और अक्ष के झुके होने से ऋतुएं बदलती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने और अक्ष के झुकाव होने के कारण जो है ऋतुएं बदलती है पृथ्वी पे। अगला नंबर देख सकते हैं, अगला चैप्टर नंबर 4 में हम लोग आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 है मानचित्र। चैप्टर नंबर 4 है मानचित्रण यानी मैपिंग से रिलेटेड जो अब आपको क्वेश्चन मिलने वाला है चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 का देख सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोब की तुलना में मानचित्र की क्या विशेषता है? ग्लोब की तुलना में मानचित्र की क्या विशेषता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि यह छोटे या बड़े क्षेत्रों को आसानी से और विस्तार से दिखाया जा सकता है। ग्लोब की तुलना में मानचित्र पर छोटे या बड़े क्षेत्रों को आसानी से और विस्तार से दिखाया जा सकता है। अगला नंबर देख सकते हैं, इसका वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि यह छोटे या बड़े क्षेत्रों को आसानी और विस्तार से दिखाई जा सकती है। मानचित्रण को मोड़कर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। मानचित्रण को कहीं भी एक जगह से दूसरे स्थान आसानी से मोड़ के ले जाया जा सकता है, यह इसकी विशेषता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पुस्तक के रूप में कई मानचित्रों के संग्रहण को क्या कहते हैं? पुस्तक के रूप में कई मानचित्रों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एटलस। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एटलस कहते हैं, एटलस। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है देख सकते हैं कि एटलस विभिन्न प्रकार के पैमानों पर खींची गए चित्रणों की एक किताब होती है। एटलस विभिन्न प्रकार के पैमानों पर खींची गई मानचित्रणों की एक किताब होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप में मुख्य रूप से किसे दर्शाया जाता है? राजनीतिक मानचित्र में मुख्य रूप से किसे दर्शाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि राज्यों, देशों और उनकी सीमाओं को, राज्य और देश की सीमाओं को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, राज्य और देश की सीमाओं को दिखाया जाता है। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ है कि राजनीतिक मानचित्र प्रशासनिक सीमाओं और शहरों की जानकारी देता है। राजनीतिक मानचित्र प्रशासनिक सीमाओं और शहरों की जानकारी देता है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक मानचित्र फिजिकल मैप किसे दर्शाता है? भौतिक मानचित्र किसे दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वत, पठार, मैदान और नदी को। भौतिक मानचित्र पर्वत, पठार, मैदान और नदी को दर्शाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं इसका वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि इसे उच्च मानचित्र भी कहते हैं। इसे उच्च मानचित्र भी कहते हैं जो प्राकृतिक आकृतियों को दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मानचित्र में मुख्य दिशाओं की संख्या कितनी होती है? मानचित्र में मुख्य दिशाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। मानचित्र में मुख्य दिशाओं की संख्या 4 होती है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है देख सकते हैं 4 उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मानचित्र में मुख्य रूप से यही 4 दिशाओं को दिखाया जाता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इनमें मुख्यतः दिक् बिंदु कहा जाता है। इन्हें मुख्यतः दिक् बिंदु कहा जाता है, कार्डिनल पॉइंट कहा जाता है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 36 है कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? मानचित्र में नीले रंगों का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जलाशयों, जल, नदी, समुद्र को, जल, नदी, समुद्र, जलाशयों को, जैसे जल हो गया, नदी हो गया, समुद्र को दर्शाने के लिए नीले रंग का प्रयोग करते हैं। वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ कि जल राशि को दर्शाने के लिए पूरी दुनिया में नीले रंग का मानक प्रयोग किया जाता है। जल राशि को दर्शाने के लिए पूरी दुनिया में नीले रंग का मानक का प्रयोग होता है। अगला नंबर देख सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि रूढ़ प्रतीक क्या होता है? रूढ़ प्रतीक क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे प्रतीकों का उपयोग जिन्हें पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। ऐसे प्रतीकों का उपयोग जिन्हें पूरे दुनिया में मान्यता प्राप्त है उसे ही रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं इसका वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है
कि इससे भाषा की समस्या के बिना कोई भी व्यक्ति मानचित्र को समझ सकता है। इससे भाषा की समस्या के बिना कोई भी व्यक्ति इसे मानचित्र को समझ सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बिना पैमाने के खींचे गए कच्चे चित्र को क्या कहते हैं? बिना पैमाने के खींचे गए कच्चे चित्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, स्क्रैच कहते हैं। बिना पैमाने के खींचे गए कच्चे चित्र को स्क्रैच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि स्केच याददाश्त या स्थानीय निरीक्षण पर आधारित एक कच्चा आरेख होता है। स्केच याददाश्त या स्थानीय निरीक्षण पर आधारित एक कच्चा आरेख होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन है, देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ, ए में है प्लान है, बी में ग्लोब है, सी में स्केच है, डी में मानचित्रण है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्लान ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि प्लान से किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जैसी बारीकी जानकारियाँ मिलती है। प्लान से किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जैसी बारीकी जानकारियाँ मिलती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मानचित्र में उत्तर दिशा दक्षिण हमेशा किस तरफ होती है? मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा किस तरफ होती है? मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा किस तरफ होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, जबकि नीचे की ओर दाएं दिशा होती है। राइट की साइड जो पूर्व दिशा और लेफ्ट के साइड जो होती है आपका जो होता है पश्चिम दिशा दर्शाता है। अगला नंबर इसका व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ है। व्याख्या है कि मानक नियमों के तहत मानचित्र में ऊपर की दिशा उत्तर को दर्शाती है, जबकि नीचे की दिशा दक्षिण को दर्शाती है, और राइट साइड की दिशा जो है पूर्व को और लेफ्ट साइड की दिशा जो है पश्चिम को दर्शाता है। अब हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 में आ चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन को करेंगे। देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के प्रमुख मंडल के बारे में अब हम लोग जो है क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देख सकते हैं अध्याय नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 के पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 41 है कि पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है? पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्थल मंडल जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, या पृथ्वी का ठोस चट्टानों से बना हुआ भाग है। या पृथ्वी का ठोस चट्टानों से बना हुआ भाग जो है स्थल मंडल है। वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ है। इसमें भूपर्पटी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परत शामिल होती है। इसमें भूपर्पटी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परत शामिल होती है। अगला नंबर देख सकते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल पाया जाता है? पृथ्वी पे कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 71%। पृथ्वी पे जो है 71% जल जो पाया जाता है। अगला वर्णन इसका देख सकते दिया हुआ है, वर्णन है कि पृथ्वी के बड़े हिस्से में महासागरों और समुद्रों के रूप में पानी मौजूद है। पृथ्वी के बड़े हिस्से में महासागरों और समुद्रों के रूप में जो है मौजूद है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 43 है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्णन देखते हैं कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में जो है होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 44 है कि महाद्वीपीय सनहती का मुख्य खनिज घटक क्या है? महाद्वीपीय सनहती का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, सिलिका और एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही है, सिलिका और एल्युमिनियम। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ वर्णन दिया हुआ कि महाद्वीपीय परत को मुख्य रूप से सियाल कहा जाता है। नहीं, इसका पहला नंबर देख सकते हैं यहाँ वर्णन दिया हुआ था कि मौसम संबंधी घटना होता है। 44 नंबर क्वेश्चन था कि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे सियाल कहा जाता है। व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ था कि महाद्वीपीय परत को मुख्य रूप से सियाल SiAl कहा जाता है। Si मतलब सिलिकॉन हो गया और Al मतलब एल्युमिनियम जो पाया जाता है। अगला नंबर देख सकते हैं 45 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। अगला नंबर इसका वर्णन देख सकते दिया हुआ है, वर्णन है कि एशिया पृथ्वी के कुल भूभाग के
भाग के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। एशिया विश्व के कुल भूभाग के लगभग 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप से तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है? किस महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंटल से 3.5 कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरता है। देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है कि अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस देश में, किस महाद्वीप में बहती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में। नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में। अगला नंबर देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्रमुख और लंबी नदी है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्रमुख और लंबी नदी है। व्याख्या देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, कार्बन 0.03% पाया जाता है। एवं आर्गन जो है 0.93% आर्गन पाया जाता है। वर्णन इसका देखते हैं। चलिए वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते दिया हुआ है। वर्णन है कि नाइट्रोजन जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जबकि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए ज़रूरी है। यह जो है वायुमंडल में सबसे अधिक 78% पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि जीवमंडल बायोस्फीयर का निर्माण कहाँ होता है? जीवमंडल बायोस्फीयर का निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख सकते हैं दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ कि जहाँ स्थल जल और हवा तीनों मिलता है, जहाँ स्थल हवा जल तीनों मिलता है वहीं पे जो है जयमंडल बनता है, वहीं पे जो है जीवमंडल बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखते हैं दिया हुआ है कि जीवन केवल जीवमंडल में ही संभव है, जहाँ ये तीनों परिमंडल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न है आज का। 50 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। वर्णन देखते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक द्वीप महाद्वीप है, एक द्वीपीय द्वीप महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक द्वीपीय महाद्वीप है। अगला नंबर देख सकते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 6 में आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है कि पृथ्वी के प्रमुख स्थलाकृतियाँ, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के प्रमुख स्थलाकृतियाँ के बारे में हम लोग आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 में है। देख सकते हैं 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के टूटने और घिस कर टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह को टूटने और घिस कर टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अपर्दन यानी इरोजन और अपक्षयन यानी वेदरिंग। इरोजन और वेदरिंग कहते हैं। वर्णन देखते हैं। वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि अपक्षय से चट्टानों में टूटती है, अपक्षय से चट्टानों में टूटती है और अपर्दन से उनका बहाव या कटाव होता है। अपक्षय से चट्टानें टूटती है और अपर्दन से उनका बहाव या कटाव होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि समुद्र तल से ऊंचे उठे हुए चौड़े शिखर वाले भाग को क्या कहते हैं? समुद्र तल से ऊंचे उठे हुए चौड़े शिखर वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटू। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा प्लेटू यानी पठार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्लेटू यानी पठार। वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ है। पठार के ऊपरी हिस्से मेज की तरह सपाट और चौड़े होते हैं। पठार के ऊपरी हिस्सा मेज की तरह चौड़े और सपाट होते हैं। अगला नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलीत पर्वत। फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन बलीत पर्वत का उदाहरण हिमालय है। वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ है कि तेथिस सागर के मलबे में बलन पड़ने से हिमालय जैसे युवा बलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। तेथिस सागर के मलबे में बलन पड़ने से हिमालय जैसे युवा बलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। व्याख्या देख सकते हैं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है
54 है। 54 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा पामीर का पठार। पामीर का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, पामीर का पठार। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते दिया हुआ है पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। इसे दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसे दुनिया की छत कहा जाता है पामीर की पठार को। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाले पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाले पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा माउंट किलिमंजारो एवं माउंट फूजी और माउंट किलिमंजारो। वर्णन देखते हैं। पिघला हुआ मैग्मा जब सतह पे आकार ठंडा होता है तो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? देख सकते हैं पहला है ऑप्शन नंबर ए, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और गाद से। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी और गाद से, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और गाद से होता है मैदान का निर्माण। वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाकर मैदानी इलाकों में जमा करती है। नदियाँ अपने साथ मिट्टी लाकर मैदानी इलाकों में गाद को जमा करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत में छोटा नागपुर का पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? भारत में छोटा नागपुर का पठार जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसका हो जाएगा खनिज और कोयला तेज के लिए भारत का छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र प्रसिद्ध है। वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते दिया कि पठारी क्षेत्रों में खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला नंबर देख सकते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़ के बीच के संकरे रास्ते को क्या कहते हैं? पहाड़ के बीच संकरे रास्ते को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पासेस, दर्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है पासेस इसका सही है। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है। व्याख्या है कि दर्रे पर्वतों को पार करने के लिए प्राकृतिक मार्ग होते हैं। दर्रे पर्वतों को पार करने के लिए प्राकृतिक मार्ग होते हैं, जैसे जोजिला दर्रा, सिपकीला दर्रा, ये सब जो है पर्वतों को पार करने का मार्ग है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 59 है कि भारत की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। अरावली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पुरानी एवं सबसे बलित पर्वत का उदाहरण है अरावली। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्णन देखते हैं। देखिए वर्णन दिया हुआ है कि स्थला की वर्णन है कि अपरदन के कारण अरावली एक अवशिष्ट और प्राचीन पर्वतमाला बन चुकी है। अरावली जो अवशिष्ट और अपरदन के कारण जो प्राचीनतम पर्वतमाला बन गई है। अरावली की ऊंचाई जो है, कुल ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है। 1722 मीटर है अरावली की ऊंचाई। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 60 है कि स्थलाकृति के आधार पर सबसे उपजाऊ क्षेत्र किसे माना जाता है? स्थलाकृति के आधार पर सबसे उपजाऊ क्षेत्र किसे माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी के मैदान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नदी के मैदानी इलाकों को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर वर्णन इसका देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि नदियाँ हर साल नई उपजाऊ मिट्टी लाती है, जिससे कृषि के लिए मैदान सबसे उत्तम होते हैं। नदियाँ हर साल नई जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी लाती है, जिससे कृषि के लिए मैदान सबसे उत्तम होता है। अगला नंबर चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग आ चुके हैं। देख सकते हैं चैप्टर नंबर हम लोग 6 में आ चुके हैं। 6 नंबर चैप्टर है हमारे देश भारत, आवर कंट्री इंडिया। हमारे देश इंडिया, आवर कंट्री इंडिया के बारे में चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 61 नंबर देख सकते हैं कि 61 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का 7वां स्थान है, जो विश्व की कुल भूमि का 2.4% है। कुल विश्व का 4.2% है। वर्णन देखते हैं। वर्णन दिया हुआ है। 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत। और भारत क्षेत्रफल में 7वें नंबर का स्थान रखता है, जबकि 8वां जो है अर्जेंटीना है। 8वां अर्जेंटीना सबसे बड़ा देश है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि उत्तर में भारत की सीमा किस विशाल पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है? उत्तर में
भारत की सीमा किस विशाल पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर ए जो है हिमालय जो है इसका सही हो जाएगा हिमालय। अगला वर्णन देखते हैं, इसका वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि हिमालय भारत के उत्तर में प्रहरी की तरह खड़ा है। हिमालय भारत के उत्तर में प्रहरी की तरह जो खड़ा है, मतलब पराहा दे रहा है, प्रहरी की तरह खड़ा है, ये पराहा दे रहा है। मैंने उधर से पराहा देना मतलब होता है सेफ्टी दे रहा है भारत को, जो है उत्तर से हिमालय जो है सेफ्टी दे रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय भारत के उत्तर में 63 नंबर, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश भारत की स्थिति है। देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है कि यह भारत का मुख्य भौगोलिक अक्षांशीय विस्तार है। भारत का मुख्य भौगोलिक अक्षांशीय विस्तार है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है कि बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है? बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व दिशा। भारत का ए जो हो जाएगा पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर ए सही है, पूर्व दिशा। वर्णन देख सकते दिया हुआ कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अगला नंबर देखते हैं, 67 नंबर प्रश्न है, 67 नंबर प्रश्न है कि भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के जो है बीचों बीच 2 भागों से में बांटती है और गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन, इसका वर्णन देख सकते दिया हो कि कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो होगा पहला ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि में, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार। वर्णन दिया हुआ है कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो स्थित है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला नंबर देखते हैं प्रश्न, वर्णन दिया गया है कि यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अरब खेड़ी है अंडमान निकोबार। अगला नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में है, जबकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन इसका वर्णन देखते हैं, देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है, यह परिवार यानी कोरल द्वीपों से बना केरल के तट के पास अरब सागर में स्थित है यह। अगला नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्थानीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? भारत की स्थानीय सीमा कितनी देशों से जुड़ी हुई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 देश। भारत की स्थानीय सीमा जो है कुल 7 देशों से जुड़ा हुआ है। पहला जो है आपका बांग्लादेश है, दूसरा म्यांमार है, तीसरा चीन है, चौथा नेपाल है, पाँचवा भूटान है, छठा अफगानिस्तान है, सातवां पाकिस्तान, यानी टोटल 7 देशों से जुड़ा हुआ है। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश ये सारे पड़ोसी देश हैं जिसके साथ भारत की स्थलीय सीमा साझा करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाक जल संधि। पाक जल संधि ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, पाक जल संधि। अगला नंबर वर्णन देख सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच एक संकीर्ण समुद्रीय जलमार्ग है। भारत और श्रीलंका के बीच एक संकीर्ण समुद्री जलराशि है जिसे अलग जो करता है वो पाक जल संधि करता है, पाक जल संधि। अगला नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर हम लोग जो आ गए हैं 8 में आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 8 देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 है कि भारत जलवायु वनस्पति तथा अन्न वन प्राणी, भारत की जलवायु वनस्पति तथा अन्न वन प्राणी, इंडियन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन है कि मौसम और जलवायु में मुख्य अंतर क्या है? मौसम और जलवायु में मुख्य अंतर क्या है? पहला नंबर ऑप्शन है कि मौसम दिन प्रतिदिन जबकि जलवायु लंबी अवधि का औसत है, सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। मौसम जो दिन प्रतिदिन घटित होने वाली वायुमंडल में घटना है, यह एक क्षणिक परिवर्तन है, जबकि जो है जबकि जलवायु जो है 30 से 35 वर्ष की आयु
35 वर्ष की आयु तक जो होता है का गणना किया जाता है और किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है कि किसी स्थान की मौसम की दिशाओं का लगभग 25 वर्षों औसत उनकी जलवायु कहलाती है। 25 से 30 वर्ष या कहीं 30 से 35 वर्ष भी दिया हुआ रहता है। इसका न्यूनतम गणना करने का समय अवधि है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं 72 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है। भारत में सर्वाधिक मानसून किसके कारण होता है, किस मानसून के कारण होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत में अत्यधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि भारत की कृषि मुख्य रूप से इसी दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं पर निर्भर करता है। भारत की कृषि मुख्य रूप से इसी दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं पर निर्भर करता है। वर्णन देख अगला नंबर है 73 नंबर प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को क्या कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदाबहार वन। सदाबहार वन ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि ये वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और साल भर हरे भरे रहते हैं। अगला नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइगर यानी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला नंबर क्वेश्चन है देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ कि बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है जो देश के कई हिस्सों में पाया जाता है। अगला नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरबन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। सुंदरबन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, पश्चिम बंगाल के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ है, वर्णन है कि यहाँ सुंदरी नामक प्रजाति के पेड़ बहुलता में मिलते हैं। यहाँ सुंदरी नामक प्रजाति के पेड़ बहुलता में मिलते हैं, इसलिए इसे सुंदरबन कहते हैं, इसलिए इसे सुंदरबन कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा, कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि गुजरात का लिटिल रन ऑफ कच्छ जंगली गधों का प्राकृतिक आवास है, जंगली गधों का प्राकृतिक आवास है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया 77 कि वन महोत्सव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। वन महोत्सव का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर अधिक से अधिक पेड़ लगाना और संरक्षण करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना और संरक्षण करना। अगला नंबर देख सकते हैं, इसका वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि पर्यावरण संतुलन के लिए भारत में हर साल बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। पर्यावरण संतुलन के लिए भारत में हर साल बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है, वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है जो वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है जो यह वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 39 है। 39 नंबर क्वेश्चन, एक सिंह वाले गेंडा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाया जाता है। एक सिंह वाले गेंडा भारत के मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, असम। ऑप्शन नंबर ए सही है, असम। असम में दिया हुआ, असम के काजीरंगा में नेशनल पार्क में जो एक सिंह वाले गेंडा पाया जाता है। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि असम के काजीरंगा और मानस अभ्यारण्य में एक सिंह वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। असम के काजीरंगा और मानस अभ्यारण्य एक सिंह वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अनुकूल जलवायु और भोजन की तलाश में, अनुकूल वायु और भोजन की तलाश में तो इसका सही देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, अनुकूल जलवायु और भोजन की तलाश में, अनुकूल वायु भोजन की तलाश में। इसका क्वेश्चन है कि प्रवासी पक्षी, 80 नंबर प्रश्न है, प्रवासी पक्षी ठंडे के मौसम में भारत क्यों आते हैं। प्रवासी पक्षी ठंडे के महीने में भारत क्यों आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, अनुकूल जलवायु और भोजन की तलाश में, अनुकूल जलवायु और भोजन की तलाश में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका वर्णन देखते हैं कि दिया हुआ है कि साइबेरिया और ठंडे देशों से हर साल हजारों पक्षी भारत में नम भूमि क्षेत्रों में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, अतिरिक्त अभ्यास चैप्टर से दिया गया,
चैप्टर से जो विविध क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को एडिशनल पॉइंट में लिया गया है 81 से 150 प्रश्नों तक के लिए। आप देख सकते हैं 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर के सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, बृहस्पति है। अगला नंबर देख सकते हैं, इसका वर्णन देख सकते हैं। बृहस्पति सौर मंडल का आकार में सबसे बड़ा विशालकाय ग्रह है, विशालकाय ग्रह है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकट का सबसे ग्रह कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर है मरकरी। सूर्य के निकट का ग्रह जो है, सबसे निकट का ग्रह है वो जो है बुध यानी मरकरी, बुध है यानी मरकरी। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है, वर्णन है कि बुध सूर्य के सबसे करीब है और इसका परिक्रमा काल सबसे कम होता है 88 दिन। बुध जो है सूर्य के नज़दीक होने के कारण जो है इसका परिक्रमा काल सबसे कम होता है, 88 दिनों का मात्र होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 33 है कि किस ग्रह को 83 ना कि 33, 83 है 83 नंबर क्वेश्चन कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला नंबर इसका वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है, वर्णन है कि मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड लोहे के अंश की अधिकता के कारण यह लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल दिखाई देता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देख सकते दिया हुआ है 84 है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्षुद्र ग्रह जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच जो है सूर्य ग्रह पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन वर्णन इसका देख सकते दिया हुआ है, वर्णन है कि छोटे छोटे खगोलीय पिंड की यह पेटी इन दोनों ग्रहों की कक्षाओं के मध्य चक्कर लगाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 85 है कि आकाशगंगा मिल्की वेव को हिंदी में क्या कहा जाता है? आकाशगंगा को हिंदी में क्या कहा जाता है? आकाशगंगा को, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए दूध मेखला। आकाशगंगा को हिंदी में दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है, वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि लाखों तारों के समूह वाली हमारी आकाशगंगा को आकाश में दूधिया पट्टी की तरह देखा जा सकता है, दूधिया पट्टी की तरह देखा जा सकता है, इसीलिए इसे मेखला, दूध मेखला भी कहा जाता है। अगला नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कितनी बार सीधी पड़ती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार जो है सीधी पड़ती है, वर्ष में 2 बार। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे है, इसका वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। देख सकते हैं। अगला यहाँ वर्णन दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 87 है कि गलोब पर खींची गई रेखाओं का जाल क्या कहलाता है? गलोब पर खींची गई रेखाओं का जाल क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रिड। गलोब पर खींची गई रेखाओं के जाल को ग्रेड कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है, वर्णन है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के इस जाल से किसी भी स्थान की सटीक स्थिति का पता लगाया जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के इस जाल से किसी स्थान की सटीक स्थिति पता लगाया जाता है। अगला नंबर 88 नंबर प्रश्न है कि 180 देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। वर्णन देखते हैं, वर्णन है कि इस रेखा को पार करने वाली तिथियों में बदला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इस तिथि को पार करने वाली तिथियों में बदला जाता है। अगला नंबर 89 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के ऊपरी छोर को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाले छोर को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। उत्तर वाले को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल, जबकि नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल कहा जाता है। अगला नंबर इसका वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि ग्लोब में सबसे ऊपर का बिंदु उत्तरी ध्रुव कहलाता है, जबकि सबसे नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 360 1/4 दिन। 360 एक 1/4 दिन में करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वर्णन देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है, वर्णन दिया हुआ है कि इसी चौथाई दिन 6 घंटे में मेल से हर चौथे साल लीप वर्ष बनता है। हर चौथे वर्ष जो है एक साल बनता है, यानी 365 घंटा 365 दिन 6 घंटे होता है एक साल में। अगला नंबर प्रश्न नंबर जो है 91 है कि
मानचित्र का पैमाना का घटक हमें दूरी की सही जानकारी देता है। मानचित्र का कौन सा घटक मानचित्र का कौन सा घटक हमें दूरी की सही जानकारी देता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए स्केल। स्केल जो है हमें सही जानकारी देता है, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या दिया हुआ है कि पैमाने के जरिए ज़मीन की बड़ी दूरी को कागज़ पर छोटी दूरी के रूप में दर्शाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 नंबर के मानचित्र में हरे रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? मानचित्र में हरे रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा कि मैदान और वन क्षेत्रों को। अगला नंबर देखते हैं, इसका वर्णन देखते हैं। दिया हुआ है कि मैदानी और हरियाली वाले भूभाग को मानचित्र में हरे रंग से दिखाया जाता है। मैदानी और हरियाली वाले भूभाग को मानचित्र में हरे रंग से दिखाया जाता है। अगला नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन 93 है कि महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। महाद्वीपों की कुल संख्या जो है 7 है। महाद्वीपों की कुल संख्या जो है 7 है, 7। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 7। देख सकते हैं दिया हुआ है, वर्णन सब दिया हुआ है कि कुल 7 गो विवरण में एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। कुल मिलाकर 7 गो जो है महाद्वीप आते हैं। 94 नंबर 94 नंबर प्रश्न है कि महासागरों की कुल संख्या कितनी है? महासागरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए 5। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका 5 हो जाएगा। महासागरों की कुल संख्या जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है 5। देख सकते हैं दिया हुआ वर्णन दिया हुआ है कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर। दक्षिणी हिंद महासागर होता है और आर्कटिक महासागर होता है। अगला नंबर 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रेंच जो है किस महासागर में है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है, यह पृथ्वी का सबसे गहरा जलीय बिंदु है। मेरियाना ट्रंच जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पृथ्वी का सबसे गहरा जलीय बिंदु है। अगला नंबर प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21% है। अगला नंबर देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि यह सभी जीवित प्राणियों के सांस लेने के लिए आवश्यक होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा लगभग 0.03%, 0.03% लगभग। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है यद्यपि इसकी मात्रा कम है, 0.03% है, यह जो है कम है, लेकिन यह पृथ्वी पर गर्मी को रोककर तापमान बनाए रखने में मदद करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 98 नंबर 98 नंबर प्रश्न है कि पर्वतों के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? पर्वतों के कुल मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3। पर्वतों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला बलीत पर्वत, दूसरा भ्रंशोत्थ पर्वत, तीसरा जो है ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत मुख्य रूप से 3 होता है। वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ है, मुख्य रूप से यह पर्वत बलीत होता है, भ्रंशोत्थ होता है और ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। 99 नंबर प्रश्न है, 99 नंबर कि तिब्बत का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तिब्बत का पठार जो है किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतर पर्वतीय पठार जो है तिब्बत का पठार उदाहरण है अंतर पर्वतीय पठार का। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि जो पठार चारों तरफ से ऊंची पर्वतों से घिरे होते हैं उन्हें अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। जो पठार चारों तरफ से ऊंची पर्वतमालाओं से घिरी होते हैं उन्हें अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। 100 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100 है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि भारत के नाम पे ही इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। भारत के नाम पर ही इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। यह अरुणाचल। अगला नंबर क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है? भारत के सबसे पूर्व में स्थित कौन सा राज्य है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। भारत के पूर्व में स्थित राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि सूर्य की किरणें सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देती है। सूर्य की किरणें सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देती है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि समग्र देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार में स्थित है, जबकि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 है कि भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कुल 8 राज्यों से, भारत के कुल 8 राज्यों से जो है होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, यूपी से नहीं। ये वर्णन पूरा दिया हुआ है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104 है कि थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही है ऑप्शन नंबर ए है। थार मरुस्थल जो है भारत के जो है राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल भारत के राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका वर्णन देखते हैं, देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि यह भारत का सबसे बड़ा मरु क्षेत्र है जहां वर्षा बहुत कम होता है। यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जहां वर्षा बहुत ही कम होती है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की जो है सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। जब ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, जबकि यमुना नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी की लंबाई जो है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन इसका वर्णन देखते हैं। वर्णन दिया है, देख सकते हैं वर्णन है कि गंगा भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा भारत की सबसे लंबी एवं पवित्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 106 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लक्षद्वीप की राजधानी जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी जो है कावारत्ती है। जबकि अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। इसका नया नाम जो है श्री विजयपुरम पड़ गया। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम जो है श्री विजयपुरम है। श्री विजयपुरम नया नाम जो है श्री विजयपुरम पड़ गया है। श्री विजयपुरम नया नाम है, श्री विजयपुरम है। इसका वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया है, देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है कि कावारत्ती लक्षद्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय है। कावारत्ती जो है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है कि अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नाम जो है चेंज करके जो है श्री विजयपुरम रख दिया गया है। श्री विजयपुरम जो है कर दिया गया है। देखते हैं इसका और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन था पोर्ट ब्लेयर था, दूसरा था कार निकोबार, तीसरा दीघीपुर था और चौथा मयार था। तो इसका सही ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर है। देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है कि पोर्ट ब्लेयर इस द्वीप समूह की राजधानी है, यानी अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। अगला नंबर 108 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है। जबकि वायुमंडलीय संबंधी घटनाएं जो है, वायुमंडलीय संबंधी जो भी घटनाएं घटती है, ये जो होता है क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडलीय संबंधी घटनाएं जो होती है क्षोभ मंडल में होती है। और सी नंबर है मध्यमंडल। मध्यमंडल में जो है उल्कापिंड जल जाता है। मध्यमंडल में उल्कापिंड जल जाता है। देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन इसका वर्णन दिया हुआ है कि इस परत में मौसमी संबंधी हलचलें यानी बादल आंधी नहीं होती है, इसलिए यह उड़ाने के लिए आदर्श होता है। समताप मंडल जो है इसमें मौसम संबंधी हलचल नहीं होती है, इसीलिए इसे आदर्श माना जाता है। और समताप मंडल में ही जो है ओजोन परत पाया जाता है। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है।
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 है। 109 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन गैस की परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन गैस की परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। समताप मंडल में जो है ओजोन गैस की परत की लेयर पाई जाती है। वर्णन देखते हैं, इसका वर्णन देखते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें यूवी रेज किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। समताप मंडल जो है ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें से बचाती है। अगला नंबर क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है। 110 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पे उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही हो जाएगा। लगभग 97.5% जो है समुद्र में पानी पाया जाता है, जो कि खारा पानी है। इसका वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया है, वर्णन दिया हुआ है कि पृथ्वी का अधिकांश पानी खारा और पीने योग्य पानी बहुत सीमित मात्रा में है। पृथ्वी पर अधिकांश भाग जो है खारा पानी के रूप में मौजूद है, पीने योग्य पानी जो है बहुत ही कम और सीमित मात्रा में है। 111 नंबर क्वेश्चन है। 111 नंबर क्वेश्चन है कि पीने योग्य मीठे पानी का प्रतिशत पृथ्वी पर कितना है। पीने योग्य मीठे पानी का प्रतिशत पृथ्वी पर कितना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो है 101 जो है, ऑप्शन नंबर 101 जो है सही हो जाएगा। लगभग 2.5% से भी कम बर्फ़ और भूमिगत जल के रूप में, 2.5% से भी कम है, जो कि बर्फ़ और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। व्याख्या इसका देखते हैं, वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि इस अल्प मात्रा का भी अधिकांश हिस्सा जो है ग्लेशियर और बर्फ़ की चोटियों के रूप में है। 2.5% जो पीने योग्य जल है उसका जो है उसमें भी जो है अल्प मात्रा का भी अधिकांश हिस्सा जो है ग्लेशियर और बर्फ़ की चोटी के रूप में जमा है। अगला नंबर 112 नंबर प्रश्न है। 112 नंबर प्रश्न है कि महासागरीय जल का लगातार बहना और उठना गिरना क्या कहलाता है। महासागरीय जल का लगातार बहना और उठना और गिरना क्या कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा ज्वार भाटा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा तरंगे ज्वार भाटा। तरंगे ज्वार भाटा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तरंगे ज्वार भाटा और धाराएं। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ज्वार भाटा आते हैं। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ज्वार भाटा आते हैं। अगला नंबर 113 नंबर प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, और इसी 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को भी बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी जो है मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को जो है 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला नंबर देख सकते हैं, इसका वर्णन देख सकते हैं। दिया हुआ वर्णन है कि जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल संरक्षण के जागरूकता के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है कि पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी दिवस जो है ऑप्शन नंबर ए जो इसका जो हो जाएगा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। और 21 जून को ग्लेशियर दिवस 21 जून को जो है ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया जाता है 21 जून को। वर्णन दिया हुआ है कि पर्यावरण और पृथ्वी की रक्षा के संकल्प के लिए यह दिन मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो है
5 जून को मनाया जाता है। जबकि अहिंसा दिवस जो है जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है। एवं पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। अगला नंबर, इसका वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस तय किया गया है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस तय किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 116 नंबर प्रश्न है कि महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका को जो श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, अंटार्कटिका को जो है श्वेत महाद्वीप जो है कहा जाता है अंटार्कटिका को। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि यह महाद्वीप हमेशा मोटी बर्फ़ की चादर में ढकी रहती है। ये ढकी रहती है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अगला नंबर 117 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में है, देख सकते हैं। पहला है सहारा मरुस्थल, दूसरा गोबी मरुस्थल, तीसरा थार मरुस्थल, चौथा जो है डी नंबर में है आटाकामा मरुस्थल। तो सबसे बड़ा मरुस्थल जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक शुष्क मरुस्थल है। वर्णन देखते हैं। वर्णन दिया हुआ है, यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला हुआ है, यह फैला हुआ है। अगला नंबर 108 नंबर प्रश्न है। 108 नंबर प्रश्न है कि भारत की जलवायु को मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? भारत की जलवायु को मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को जो है मानसूनी जलवायु कहा जाता है। वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि मानसूनी हवाओं के प्रभाव के कारण भारत की जलवायु मानसूनी कहलाती है। मानसूनी जलवायु के प्रभाव के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी कहा जाता है। अगला नंबर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन नंबर जो है 119 नंबर प्रश्न है कि सर्दियों के मौसम में भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है? सर्दियों के मौसम में भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा तमिलनाडु और तटीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में है। उत्तर पूर्वी मानसून से ठंडे के दिनों में जो है वर्षा होती है। इसका वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ है। वर्णन है कि लौटते हुए मानसून, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से भारत के पूर्वी तट तमिलनाडु पे जाड़े में वर्षा होता है। अगला नंबर 120 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 120 है कि भारत का कौन सा राज्य जंगलों के मामले में सबसे आगे है और क्षेत्रफल के अनुसार? भारत का कौन सा राज्य जो है जंगलों के मामले में आगे है और क्षेत्रफल के अनुसार? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है मध्य प्रदेश जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो जंगलों के मामले में जो है सबसे आगे है। मध्य प्रदेश जो है सबसे आगे है। इसका वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते दिया हुआ होगा। यह वर्णन दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र के क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 21 है। 121 नंबर क्वेश्चन है। 121 है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला नंबर देखते हैं। इसका वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ है कि पेड़ों को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह प्रसिद्ध आंदोलन पर्यावरण आंदोलन हुआ था। पर्यावरण को बचाने के लिए यह आंदोलन हुआ था। अगला नंबर 122 नंबर प्रश्न है कि जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए भारत में वन जीव अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा कि 1972 में 1972 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि वन जीवों के अवैध शिकार और उनकी सुरक्षा के लिए यह कड़ा कानून बनाया गया था 1972 में। वन जीवों के अवैध शिकार और उनकी रक्षा के लिए यह कानून 1972 ईस्वी में बनाया गया था। अगला नंबर प्रश्न है 123 नंबर प्रश्न है
प्रश्न नंबर 123 है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वन जीव संरक्षण के 1 वर्षों के बाद जो है 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर वर्णन देखते हैं, इसका वर्णन दिया हुआ है, देख सकते हैं कि 1973 दिया हुआ है। विवरण दिया हुआ कि बाघों की घटती जनसंख्या को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी। बाघों की संख्या की घटती हुई बाघों की घटती हुई संख्या को बचाने के लिए उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे राजा जी नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में किया गया था। 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना जो 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर देख सकते हैं, अगला नंबर प्रश्न है 124 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टीन कहते हैं, किस पर्वत श्रृंखला में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे K2 बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टीन बोलते हैं, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए जो है काराकोरम श्रेणी रेंज का जो है भाग है K2 है। देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है कि यह भारत के POK क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, यह भारत की POK की पाकिस्तान ऑक्युपाइड ऑफ कश्मीर क्षेत्र की जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं दिया हुआ है। अगला नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है, वर्णन है कि तिब्बत से बहने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तिब्बत से बहने के बाद यह जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 नंबर प्रश्न है। 126 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से पुकारा जाता है, पद्मा नदी के नाम से। वर्णन देखते हैं, देख सकते हैं पद्मा है। वर्णन जो है, वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 127 है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना नदी के नाम से। इसका व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ कि पद्मा और जमुना मिलकर आगे चलकर मेघना बनाती है। पद्मा और जमुना मिलकर आगे चलकर जो है दोनों मिलकर संयुक्त धारा मिलकर यह मेघना नदी बनाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा और तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 129 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो गोदावरी नदी है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण गंगा या बृहद गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला नंबर और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 130 है कि नर्मदा नदी अपना पानी कहाँ गिराता है। नर्मदा नदी अपना पानी कहाँ गिराता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में। नर्मदा नदी जो है अपना पानी कहाँ गिराता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरब सागर में। नर्मदा नदी जो है अपना पानी जो गिराता है वो अरब सागर में गिराता है। अगला इसका देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में अपनी जल गिराती है। नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में अपनी जल गिराती है।
अगला नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है कि सतपुरा और विंध्यन पहाड़ियों के बीच कौन सी नदी बहती है। सतपुरा और विंध्यन पहाड़ियों के बीच कौन सी नदी बहती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा। विंध्यन और सतपुरा के बीच जो है नर्मदा नदी बहती है। अगला नंबर क्वेश्चन, इसका प्रश्न देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि नर्मदा भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। नर्मदा भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 132 है कि लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है। लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप जो है एक प्रकार का मूंगा द्वीप है, प्रवाल से बना है, कोरल द्वीप है, कोरल है, जिसे रीफ भी कहते हैं, कोरल द्वीप है लक्षद्वीप जो है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ, यह छोटे समुद्री जीवों पॉपिल्स के कंकाल के जमने से बना है, जिसे प्रवाल द्वीप के नाम से प्रवाल द्वीप कहते हैं, प्रवाल द्वीप से बना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 123 है, प्रश्न नंबर 133 है कि भारत की किस पड़ोसी देश की सीमा सबसे लंबी है। प्रश्न नंबर 133 है कि भारत के किस देश की सीमा सबसे लंबी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा जो है सबसे लंबी है। भारत के साथ करीबन जो है बांग्लादेश के जो है 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। भारत के साथ बांग्लादेश 4096.7 किलो करता है, जबकि चीन जो अपनी सीमा जो है, चीन जो अपनी सीमा साझा करता है, चीन जो है वो 3488 किलोमीटर, चीन जो भारत के साथ 3488 किलोमीटर करता है, 3488 किलोमीटर। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो करता है 3323 किलोमीटर करता है, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान करता है। और नेपाल जो है भारत के साथ कुल सीमा साझा जो करता है वो करता है आपका जो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर जो है, 1751 किलोमीटर जो है, 1751 किलोमीटर जो नेपाल करता है, 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। अगला नंबर देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096.7 किलोमीटर को लगता है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 134 है कि भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा सबसे छोटी है। भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा सबसे छोटी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा जो है भारत सबसे छोटी है, भारत के साथ करीबन जो है कुल जो है 106 किलोमीटर है। अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ अफगानिस्तान की सीमा जो है कुल 106 किलोमीटर साझा करता है, जो कि अब भारत के साथ नहीं, अब ऑक्युपाइड कश्मीर POK के साथ में चला गया है पूर्ण रूप से, अब भारत के पास नहीं है। अगला नंबर इसका अगला है, जबकि भूटान के साथ भारत की सीमा जो है, भूटान के साथ भारत की सीमा जो है कुल जो है 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, देख सकते हैं इसका व्याख्या दिया हुआ है कि POK क्षेत्र के पास लगभग 106 किलोमीटर जो है की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 135 है कि लक्षद्वीप की मुख्य भाषा क्या है। लक्षद्वीप की मुख्य भाषा क्या है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लक्षद्वीप की मुख्य भाषा जो है, लक्षद्वीप की जो मुख्य भाषा है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। मलयालम जो है लक्षद्वीप की मुख्य भाषा मलयालम है। अगला नंबर इसका वर्णन देखते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि लक्षद्वीप के अधिकांश हिस्सों में मलयालम भाषा बोली जाती है और समझी जाती है। लक्षद्वीप के अधिकांश हिस्से में मलयालम भाषा बोली जाती है और समझी जाती है। 136 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 136 है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी ठोस आवरण को क्या कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी ठोस आवरण को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा, भूपर्पटी, क्रस्ट। पृथ्वी के सबसे बाहरी ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्पटी कहते हैं। वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि यह पृथ्वी की सबसे पतली और बाहरी परत होती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी और पतली परत होती है। यह जो होता है आपका जो है भूपर्पटी जो होता है मात्र जो होता है 1% होता है, मात्र प्रतिशत में 1% होता है, जबकि मेंटल 84% होता है। मेंटल जो होता है 84% होता है। मेंटल जो 84% होता है। और आपका जो कोर जो होता है ये 15% होता है। कुल मिला के जो होता है 100% जो होता है, कुल इस तरह से बटा हुआ है। देख सकते हैं अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 137 है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्रोड या कोर, दो बे में है मेंटल, सी में है क्रस्ट है और डी में जो है स्थलमंडल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, क्रोड या कोर कहते हैं। पृथ्वी के सबसे अंदर वाले परत को जो है क्रोड या कोर कहा जाता है।
व्याख्या दिया हुआ है, वर्णन दिया गया है कि यह मुख्य रूप से निकेल और लोहे के नीफे, जिसे नीफे कहते हैं, की बनी होती है। यह मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बने होते हैं, जिनको नीफे कहते हैं। अगला नंबर 138 नंबर प्रश्न है कि मुख्य भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। जबकि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है मलबों के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए। वर्णन देखते हैं, वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है कि रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता और भूकंप की ऊर्जा और तीव्रता मापी जाती है, जबकि यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ है। यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ है। अगला नंबर देख सकते हैं 139 नंबर प्रश्न है। 139 नंबर प्रश्न है कि भूकंप का उद्गम केंद्र क्या कहलाता है। भूकंप का उद्गम केंद्र क्या कहलाता है, जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फोकस या अधिक केंद्र, भूकंप का जहाँ से उद्गम होता है उसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है। केंद्र यानी फोकस कहा जाता है। और जहाँ पे भूकंप का पहले महसूस होता है, पृथ्वी का वह सतह जहाँ पे भूकंप का अनुभव प्रथम बार पता चलता है, उसको ईपी सेंटर कहते हैं। ईपी सेंटर जिसे अधिक केंद्र बोला जाता है। व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ है व्याख्या दिया हुआ कि पृथ्वी के भीतर जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसे फोकस, सतह पे उसके ठीक ऊपर के बिंदु को अधिक केंद्र कहा जाता है, यानी ईपी सेंटर कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 140 है कि विश्व में सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं। विश्व में सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, ऑप्शन नंबर ए। प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला, प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला जिसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया है, वर्णन है कि यह प्लेट के टकराने के कारण सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं। यह प्लेटों के टकराने के कारण सबसे ज़्यादा भूकंपी और ज्वालामुखी सक्रिय रहता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 41 है, 141 नंबर प्रश्न है कि नदी जब अपने मुहाने पर पहुंचती है तो कई धाराओं में बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं। नदी जब अपने मुहाने में पहुंचती है तो कई धाराओं में, अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वितरिका। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वितरिका हो जाएगा, वितरिका। वर्णन देखते हैं, देख सकते हैं दिया हो कि मुहाने पे नदी का वेग कम होने से वह कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, कई छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाती है, तो इसे ही वितरिका कहा जाता है, वितरिका। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 142 है, 142 है कि नदी द्वारा बनाई जाने वाली ऑक्सबो लेक को हिंदी में क्या कहते हैं। नदी द्वारा बनाई गई ऑक्सबो लेक को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गोखुर झील। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, गोखुर झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वर्णन दिया हुआ है कि नदी के विसर्प के कट जाने से गाय के खूर के आकार की झील बनती है। नदी के विसर्प से कट जाने से गाय के खूर के आकार की झीलें बनती है, उसे ही ऑक्सबो लेक या गोखुर झील कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है 143 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि कुंचिकल है, कुंचिकल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कुंचिकल जलप्रपात जिसे जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते दिया हुआ है कि यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुंचिकल। देख सकते हैं यहाँ पे अगला दिया हुआ है। प्रश्न नंबर जो है 144 है, 144 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलों में हवा द्वारा बनने वाली बालू के टिम्बों को क्या कहते हैं। मरुस्थल में हवा द्वारा बनने वाली बालू के टिम्बों को क्या कहा जाता है, तो देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाएगा, बालू के टिम्बे या बरखान कहा जाता है। बालू के टिम्बे या इसको बरखान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ वर्णन है कि हवा के साथ उड़कर रेत के कण चांद के आकार के टीले बनाते हैं, जिसे बरखान कहा जाता है। अगला नंबर इसका देख सकते हैं दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 145 है कि चीन में रेगिस्तान रेत को जमाव से बनने वाले विस्तृत मैदानों को क्या कहते हैं। चीन में रेगिस्तान के रेत के जमाव से बनने वाले विस्तृत मैदान को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लोएस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, लोएस कहा जाता है, लोएस।
देख सकते हैं इसका वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है, वर्णन दिया हुआ है कि ग्लेशियर वर्णन दिया हुआ है कि बारीक उपजाऊ मिट्टी के कणों के उड़कर जमा होने से लोएस के मैदान बनते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 146 है कि ग्लेशियर हिमानी द्वारा लाई गई मिट्टी और पत्थरों के निक्षेप को क्या कहते हैं? हिमानी यानी ग्लेशियर द्वारा लाई गई मिट्टी और पत्थरों के निक्षेप को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा हिमोड़ या मोरेन कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ है कि बर्फ़ की नदियों यानी ग्लेशियर के पिघलने से उनके साथ बहकर आए पदार्थ वहीं जमा हो जाते हैं, उसी को हिमोड़ या मोरेन कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न नंबर 147 है। 147 नंबर प्रश्न कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का घूर्णन, हवाएं और तापमान में भिन्नता। पृथ्वी का घूर्णन, हवाएं और ताप में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ है, व्याख्या है कि ये कारक महासागरों में पानी को एक निश्चित दिशा में धाराओं के रूप में बहाते हैं। ये कारक महासागरों में पानी को एक निश्चित दिशा में धारा के रूप में बहाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं कि 148 नंबर प्रश्न है कि ज्वार भाटा टाइड्स मुख्य रूप से किसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण आते हैं? ज्वार भाटा मुख्य रूप से किसके गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से आते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के खिंचाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण जो है ज्वार भाटे समुद्र में आते हैं। देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है, वर्णन है कि चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 149 है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन किस प्रकार का ज्वार भाटा आते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो है किस प्रकार के ज्वार भाटा आते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उच्च ज्वार, स्प्रिंग टाइड जो आते हैं, उच्च ज्वार जो आते हैं पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। अगला नंबर इसका व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ है, व्याख्या दिया हुआ है कि इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी में होते हैं, जिसके कारण खिंचाव सबसे अधिक होता है। इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जिससे खिंचाव सबसे अधिक होता है। 150 नंबर प्रश्न है और ये आज का लास्ट प्रश्न है। 150 नंबर प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव सप्ताह, वर्ल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है? भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत में वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के बीच जो है 1 से 7 अक्टूबर के बीच जो मनाया जाता है। वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है, वर्णन दिया गया हुआ है कि वन्य जीवों के संरक्षण और जन जागरूकता के लिए हर साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में यह मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षणों के और जन जागरूकता के लिए हर साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह जो क्वेश्चन था आज का लास्ट क्वेश्चन था। कुल जो है क्लास 7 का चैप्टर बाय चैप्टर जो है 150 MCQ को करवाए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करें। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।